बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट MGT 510 लेसन नंबर 23 ISO 9000 2000 QMS मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इसके अंदर जो बेसिक है ना, जो लेक्चर नंबर 23 इसके अंदर मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा है जो QMS सिस्टम है इसके अंदर जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है ना, उसको वो मतलब इसके अंदर फर्दर एक्सप्लेन करना चाह रहा है। तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए ISO 9000 के हवाले से ना, वो उसमें आपसे डिस्कस ये करेगा कि जो आपकी QMS मैनेजमेंट सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अगर हम ISO 9000 2000 के इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं तो बेसिक आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो मैनेजमेंट जो कमिटमेंट वो क्या होती हैं उस वाले से उसके अंदर वो बात करना चाह रहा है। जो हमारी टॉप मैनेजमेंट होती है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, वो सिस्टम की तरक्की अनफाज के लिए अज़म के लिए वो ना जो आपको एविडेंस देती है, ठीक है, और इसकी तस्वीर को मुकम्मल मुस्तकिल बेहतरी के जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का जो एलिमेंट है ना उसके साथ इसको मुंसलिक कर लेती है कि ताकि हम अगर आज 10 पॉइंट पे खड़े हैं तो हमने कल 50 पे जाना है, मतलब 100 तक हमने अपनी अचीवमेंट करनी है। तो उस हवाले से उन्होंने अपनी एक कमिटमेंट जो है ना वो अपने सामने रखी होती हैं। अच्छा जी, उसके अंदर वो करता है कि बात करता है कि तंजीम जो है ना हमारी, कोई भी हम जब ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारे कस्टमर्स हैं ना, बेशक हमने उन्हीं के साथ डील करना होता है। तो जो भी आपकी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का अमल है ना, आपने इसके अंदर वो सबसे ज़्यादा उस पर जोर देना है। फिर इसके अंदर जो कानूनी और रेगुलेटरी तकाज़ों को पूरा करना है, मतलब आपने अंदर एक तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के साथ साथ आपने दूसरा उनके जो कस्टमर की जो है ना रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज़ होती है ना, जो कानूनी कार्रवाई हैं, उनको भी आपने पूरा करना होता है, ठीक है। फिर मेयार की पॉलिसी का क्याम अगर आपने इस्टेब्लिश कर लिया है इस्टेब्लिशमेंट की, फिर आपने क्वालिटी की पॉलिसी को पता करना है कि आपकी क्वालिटी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। उस हवाले से आपने इसके ऊपर वाज़ेह अपनी राय देनी है, अपनी कमिटमेंट जाहिर करनी है। फिर कहता है कि इस बात की यकीनी बनाना कि मेयार के मकासद कायम करना, मतलब आपने जो ऑब्जेक्टिव है ना, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव वो इस्टेब्लिश करने, वो किस तरह करने हैं, फिर वो उसके अंदर इसके ऊपर डिस्कशन होगी इस पॉइंट में। फिर कहता है ये कंडक्टिंग मैनेजमेंट रिव्यू, आपने जो मैनेजमेंट के रिव्यू है उसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है। फिर आ जाता है जी इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, क्योंकि जहाँ पे भी काम करना है आपको रिसोर्स की तो ज़रूरत आपको होगी। तो वो रिसोर्स कौन कौन से होते हैं। फिर नेक्स्ट है द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, ठीक है। आप जब भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे होते, काम कर रहे होते, तो आपको डिफरेंट डीलिंग्स भी करना पड़ रही होती हैं, कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, सब सप्लायर के साथ, मतलब क्लाइंट्स होते हैं आपके। तो उस हवाले से गाइडलाइंस जो आपकी जनरल गाइडलाइंस आपको होनी चाहिए। तो उसमें एक आपको ओवरव्यू मोटा सा आपको एक दे देता हूँ कि आपकी टॉप मैनेजमेंट होती है ना, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्होंने जो अपनी पॉलिसियाँ वजह की होती हैं, इसमें स्ट्रेटेजिक जो उनकी होते हैं ना ऑब्जेक्टिव्स, वो भी इसके अंदर उन्होंने अपने वजह किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ दिलचस्पी रखने वाले तमाम जमातें, जितने भी आपके साथ लोग काम कर रहे होते हैं ना, उनको आपने एक मौसर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की नशोनुमा देखभाल के लिए क़यादत फराहम करनी होती है। मतलब आपने उनको आला जो है ना, जो आपकी मैनेजमेंट के लोगों के अंदर उसके शामिल करना है, ठीक है। उसके अंदर आपकी लीडरशिप है वो ज़बरदस्त होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कमिटमेंट है आपकी एंड इन्वॉल्वमेंट टू द टॉप मैनेजमेंट, मतलब जो भी आप कमिटमेंट करते हैं आपने टॉप मैनेजमेंट को साथ लेके इसके अंदर चलना होता है। तो फिर कहते हैं कि जी आपने इसके जो कलीदी होते हैं ना फ़ायदा हासिल करने के लिए, मतलब उसके अंदर आपका आता है जी कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो आपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन का जो एलिमेंट है ना, इसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना। उसके लिए आपने सर्विस देनी है, जो भी आपने लाएअमल बनाना है आपने इसके अंदर ज़रूर इसको अपने डिस्कशन के अंदर लेके आना है। क्योंकि जब आपका कोई कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो आपकी फर्म का कहना है कि आगे फर्दर और ज़्यादा बिजनेस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो फिर जो भी आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव है उनको हासिल करने के लिए आपने जो पॉलिसियाँ बनाई हुई होती हैं, ठीक है, उनकी मनसूबाबंदी करना, फिर दरामद मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने फर्दर जो अपने टॉप से जो मिडल मैनेजमेंट है फिर उसे उनको आपने फॉरवर्ड करनी है। फिर ऑर्गेनाइजेशन को कामों में तंजीम के हर फर्द को शामिल करना, मतलब एक स्टेप पे आगे आपने क्या करना है कि एक तो फिर टॉप से बॉटम तक आते हैं ना, फिर आपने हर बंदा, बेशक आपका सिक्योरिटी गार्ड ही क्यों नहीं, स्वीपर क्यों नहीं, आपने हर बंदे को इसके अंदर लेके चलना है। जब आप हर बंदे को इसके अंदर लेके चलेंगे तो क्या होगा कि आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा जी। आप हर बंदे का आइडिया ले सकते हैं, अपनी पूरी मैनेजमेंट की आप ग्रिप्स कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है फिर उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसको डिस्कस कर ले। कहते हैं कि सेटिंग पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग
द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। प्रोविजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रिसोर्स, किस तरह आपने उनकी डिवीज़न करनी है। फिर मेंटेनेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। करंट परफॉर्मेंस है, उसको आपने देखना है। फिर अचीवमेंट्स हैं, कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, इन चीज़ों को आपने इसके अंदर डिस्कस ज़रूर करना होता है। फिर नेक्स्ट वो कहता है कि जी जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है ना, वो उसके हवाले से बात कर रहा है कि जी आपने जो आपकी इनकी मेजरमेंट्स है ना और परफॉर्मेंस की जो मेजरमेंट है वो आपने किस तरह करनी है। मतलब कोई भी काम बंदा कर रहा है, आपने उसकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूट करनी है ना। तो उसमें ये बात करना चाहता है कि आपने अपने अदारे की जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी कारकर्दगी की नुमाइश के लिए आपने एक पॉलिसी वजह करनी है, ठीक है, ताकि जो स्ट्रेटजिक आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं ना वो उससे हासिल हो सकें। तो उसको करने के लिए आपने इसके लिए फाइनेंशियली मेजर्स करने हैं, ठीक है। फिर कहता है मेजर ऑफ प्रोसेस परफॉर्मेंस, प्रोसेस की परफॉर्मेंस के हवाले से आपने उसकी कुछ मेजर्स लेने हैं। फिर असेसमेंट करनी है ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ लेवल ऑफ कस्टमर, कि आपने ये भी असेसमेंट करनी है कि जो आपका कस्टमर है जिसको आप प्रोडक्ट दे रहे हैं वो आपसे सेटिस्फाई, उस हवाले से भी आपने इसकी असेसमेंट करनी होती है, ठीक है। तो कारकर्दगी की जो ये मालूमात है ना आपको उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से, तो मैनेजमेंट इसको रिव्यू करेगा, इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब उसको उसी को फिर आपने बेस बना के इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करना होता था, ताकि इस बात को यकीनी बनाया कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ना वो मुसलसल जो अपने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का एलिमेंट है ना उसी के मॉडल के तौर पर आगे काम कर रही है कि नहीं कर रही। फिर इश्यूज टू बी कंसीडर, मतलब चंद अमूर हैं जो वो कह रहा है कि आपको उसके स्टडी करना चाहिए। उसमें वो कह रहा है जी आपको टू कंसीडर व्हेन डेवलपमेंट, आपने कहता है कि जब हम किसी की प्रमोशंस कर रहे होते हैं या डेवलपमेंट के हवाले से कोई काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, फिर लोगों की शमूलियत हो रही होती है, अपनी जब पॉलिसियाँ वज़ा कर लेते हैं ना मकासद को फ़रोग देने के लिए, फिर वसूलियों के अमल की निशानदेही करना जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कदर मतलब उसकी लॉन्ग टर्म में इजाफा करती है। फिर ऑर्गेनाइजेशन के मुस्तकबल के लिए भी बहुत ज़रूरी है, मनसूबाबंदी करनी है, तब्दीली का इंतज़ाम आपने इसके अंदर रखना है। फिर आपने दिलचस्पी रखने वाली जमातों के इत्मीनान में के हसूल के लिए भी आपने इसके ऊपर काम करना है। उनके लिए फिर आपने कह लें कि इंस्ट्रक्शन भी तरतीब देनी है, ताकि उनका कम्युनिकेशन सिस्टम जो बहुत अच्छा, इंटरनल जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा। फिर कहता है कि जी नेक्स्ट आ जाता है क्वालिटी मैनेजमेंट के सिस्टम में ना आपने जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ है और उसकी साख्त है, ठीक है, वो उनके मुनासिब होना चाहिए। मतलब वो ज़्यादा आप उसको बड़ा ना करें, उसको उसी जिस साइज़ में आप बना रहे हैं ना उसी को फिर आप अपनी जो पॉलिसीज़ बनानी है उसको आपने इम्प्लीमेंट भी करवाना है। कहता है कि प्रमोशन पॉलिसीज़ हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, अवेयरनेस के वाले से उसके ऊपर बात करें। अच्छा, मोटिवेशनल है, अपने जो पीपल इन्वॉल्व है इसके अंदर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, आपके कस्टमर्स हैं, उनके हवाले से हैं। फिर प्लानिंग नेक्स्ट आ जाता है, प्लानिंग है, उसमें आप कहने जी फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपकी, आप उस हिसाब से प्लानिंग करें कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का फर्दर फ्यूचर क्या होगा। फिर आ जाता है जी सेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द डायरेक्शन रिलेटेड द अचीव सेटिस्फेक्शन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, आपके साथ जितनी भी पार्टीज काम कर रही हैं मिलके, ठीक है जी, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम आपने एक दफ़ा करना है। फिर आपने उनकी सेटिस्फेक्शन के हवाले से आपने उनकी जो उनकी बात भी सुनी, सिंपल सी बात, उनकी भी क्यूरीज होगी, आपने उसको भी रिजॉल्व करना है। तो इस हवाले से वो बात कर रहा है। फिर कहता है कि जी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ना आपने बेसिक जो आपका जो है ना ऑर्गेनाइजेशन साइज एंड स्ट्रक्चर उसके हवाले से आपने पॉलिसी वज़ा करनी होती है, ठीक है। फिर तंजीम के मुस्तकबल के हवाले से, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर कहता है ऑर्गेनाइजेशन के मेयार के मकासद के हसूल के लिए आपने इसके ऊपर अपने तवज्जो मरकूज़ करनी। टॉप मैनेजमेंट को आपने जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की जो बुनियादी तब्दीली है ना दोनों के ज़रिए कारकर्दगी में बेहतरी के लिए अपना नुक्ता नज़र पर गौर करना चाहिए, ठीक। और इसके इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि जी आपको जो दरकार वसाइल हैं, जितनी भी आपके पास जो वसाइल हैं, आपने उसको आपने मवासलात पर गौर करना है, ठीक है। उसके ऊपर आपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को बरकरार रखे, ठीक है। ये ना हो कि जी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को कुछ अर्सा आपने इम्प्लीमेंट किया उसके बाद आपने पसे पुश्त उसको छोड़ दिया, ठीक है। इस तंजीमी ढांचे की तब्दील होने के साथ साथ तैयार करना, तो उसके अंदर जो भी आपने चेंजिंग्स है ना, स्ट्रक्चर्स के अंदर चेंजिंग है, उसके साथ साथ इसको भी आपने लेकर चलना है। नेक्स्ट कहता है जी टॉप मैनेजमेंट आपकी जो है ना शुड आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन रियलाइजेशन प्रोसेस, आपकी जो रियलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर आपने टॉप मैनेजमेंट को चाहिए कि उसको आप हाईलाइट कर दें, ठीक है जी। डायरेक्टली रिलेटेड टू द सक्सेस है, जो मतलब आपने ऑर्गेनाइजेशन जो भी अचीवमेंट हासिल करती है उसके हवाले से जो भी आपकी पॉलिसीज़ है उसको आप वजह करें टॉप मैनेजमेंट। फिर आइडेंटिफाई द सपोर्ट प्रोसेस, आपने सपोर्टिंग प्रोसेस को भी आपने इन्वॉल्व करना है साथ साथ, ठीक है जी, ताकि आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो सके, प्रोसेस के इन्हांस हो सके, आपका जो आपकी नीड्स हैं उसको आप पूरा कर सकें, ठीक है।
आपके जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनको भी आपने साथ साथ लेके चलना है, उनको बेनिफिट्स भी आपने फराहम करने हैं। तो इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि तमाम अमल एक मौसर नेटवर्क के तौर पर काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन को तजिया करने के लिए तमाम अमल किस तरह ताउन करना है, इसके ऊपर गौर करना चाहिए, ज़रूर गौर करना चाहिए। फिर नेक्स्ट कहता है कि इस बात को यूनिक बनाने के लिए कि अमल को तसलसल जो है ना मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए बनाया जाए, ठीक है। फिर इस बात की भी यकीनी की जाए कि जो आपने सरगर्मियाँ इन पे इनपुट्स हैं, आपकी आउटपुट्स हैं, उनको मुतय्यन करना, उसको कंट्रोल करना, ठीक है। इसके अंदर आपको जो भी ख़तरात हैं, जो आपको रिस्क्स हैं, जो आपने उसको भी आपने रिजॉल्व करना है। टू मैनेजिंग द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़, उसी को आपने मैनेज करना होता है उसके साथ साथ। लेकिन हर जगह कोई ना कोई आपको रिस्क रहते हैं, फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी रह रही होती हैं कि आपने इनको लाजमी अवेल करना होता है। टू मीटर द इनपुट एंड आउटपुट, वेरीफाई द इंडिविजुअल प्रोसेस एंड लिंक एंड ऑपरेट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आपने जो भी इनपुट्स हैं ना, आउटपुट्स है, इसको वेरीफाई करते रहना। आपका स्टॉक जो है आपने स्टार्टिंग किया है, आप आउटपुट कितनी कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट, इसका आपने मुवाजना करते रहना, एनालाइज करते रहना है प्रोसेस के अंदर। फिर आपस में इनको लिंक भी करना है। आपकी इफेक्टिवनेस है, आपकी एफिशिएंसी है, उसको भी आपने टाइम बाई टाइम उसका एनालाइज करना है, ठीक है। टू स्टैब्लिश डाटा एनालाइज, जो क्योंकि डाटा एनालिसिस सिस्टम आपका हमेशा ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चाहे वो फाइनेंस के अंदर है, प्रोडक्शन के अंदर है, आपका क्वालिटी के अंदर है, ताकि आपने कंटिन्यूस जो इम्प्रूवमेंट का जो एलिमेंट है ना, उसको तभी आप अचीव कर सकते हैं जब आप डाटा को एनालाइज करेंगे। डाटा को एनालाइज करेंगे, आपके सामने एक वाज़ेह पिक्चर आ जाएगी कि जी आप इस वक्त किस पोजीशन पे खड़े हैं। अगर आपकी रिजेक्शन ज़्यादा हो रही है मार्केट के अंदर, आपको क्लेम ज़्यादा आ रहे हैं, आपकी जो सेल है वो कम हो रही है, मतलब ये जो फैक्टर्स हैं ना, इन फैक्टर्स को जब तक एनालाइज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं ना करेगी तो उसके पास एक वाज़ेह पिक्चर नहीं आएगी, तो उसको फिर स्ट्रेटेजी अपनी नहीं बना सकता कि फर्दर नेक्स्ट हमने क्या प्लान करना है। तो नेक्स्ट आ जाता है कि ISO 9000 के अंदर वो कहता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या आना चाहिए कि आपका कस्टमर फोकस जो है ना उसके ऊपर वो बात कर रहा है कि जॉब मैनेजमेंट इस बात को यकीनी बनाएगी कि कस्टमर की तमाम ज़रूरियत का तयन किया जाए। जितने भी आपके कस्टमर हैं ना, इसको आपने सेटिस्फाई करना है, जितनी भी ज़रूरियत है आपने इनको पूरा करना ही करना है। ये आपकी कह लें कि एक लाजमी जूज़ है, क्योंकि आपका जो भी कारोबार है, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन चीज़ प्रोडक्ट बना रही है ना, वो आउटपुट कहाँ हो रही है, आप कंज्यूम कहाँ पे हो रही है, इन जो आपके कस्टमर्स हैं वही चीज़ आपको से ले रहे हैं। जब वो चीज़ ले रहे हैं तो आपने उनको सर्विस भी अच्छी देनी है। ये ना कि वो चीज़ आपकी क्वालिटी का मेयार कम हो, उसकी प्राइस अच्छी ना हो, मतलब आपका कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा ना हो। इन चीज़ों को आपने लाजमी आपने इसको देखना है, कभी भी आपने इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो कस्टमर की ज़रूरियात और तवक्कुआत का तयन करते वक्त मसनूआत के मतलब जिम्मेदारियों पर गौर करना, बशमूल रेगुलेटरी और कानूनी तकाज़े पूरे करना। आपने इन चीज़ों के साथ साथ आपके जो है ना रेगुलेटरी आपके अथॉरिटीज़ हैं या आपके कानून हैं कोई जो भी बने हुए हैं जिस कंट्री के अंदर आप रह रहे हैं, उसके हवाले से आपने उनको लाजमी इसको आपने फॉलो करना है। के अंदर कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में दिलचस्पी रखने वाली जमातें हैं ना, इसके कई ज़मरे होते हैं, मतलब हर एक की ज़रूरियात तवक्कुआत डिफरेंट होती है। तो क्वालिटी के जो है ना मेयार को पूरा करने के लिए इन जमातों को आपने इसके साथ शामिल करना है जी, ठीक है, इनको साथ लेके चलना है। कहता है जी कस्टमर एंड यूज़र, जो कस्टमर्स हैं और एंड यूज़र है जो एंड पे आपके प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं उनको आपने साथ लेके चलना है। ओनर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, इंक्लूडिंग द स्टेक होल्डर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं और ग्रुप्स हैं, मतलब जो भी लोग आपके साथ है वो कस्टमर के तरह आ जाता है। आपके ऑनर्स आ जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर आ जाते हैं, एम्प्लॉइज़ के अंदर आ जाते हैं, टॉप मैनेजमेंट के हवाले से आ जाते हैं जी आपके। उसके बाद फिर अपनी फ्रेंचाइज के ऊपर जो अपने बंदे रखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपने सब वेंडर्स रखे हुए हैं या पब्लिक सेक्टर के अंदर आपकी कम्युनिकेशन है, तो इन चीज़ों को आपने साथ साथ लेके चलना है। फिर सप्लायर एंड पार्टनर्स हैं, उनको भी आपने उनकी जो भी खूबियाँ खामियाँ उनको भी देखना है, उनकी जो कमी है उनको भी पूरा करना है, ठीक है। तो सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी है, ठीक है जी, एंड पब्लिक अफेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपके साथ जो भी चीज़ इंटरलिंक है ना, वो बंदा जो भी आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, इंटरलिंक कर रहा है, आपने उनकी जो भी ज़रूरियात है, जो उनके हकूक़ हैं, उसको आपने लाजमी। Subscribe my YouTube channel and press bell icon. एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑल द इंटरेस्टेड पार्टीज़, आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो भी उनकी ज़रूरियत है वो आपने किस तरह उसको फुलफ़िल करना है। अच्छा जी, मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस्ड रिस्पॉन्स टू इंटरेस्टेड पार्टीज़ नीड एंड एक्सपेक्टेशन, ठीक है, उसके अंदर आपने बैलेंस लेके चले हैं। ट्रांसलेशन ऑफ दोज नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन इनटू रिक्वायरमेंट, मतलब आपने जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है ना, जहाँ तक हो सकता है आपने उसकी
बात सुननी है, सुन के आगे कन्वे भी करनी है टॉप मैनेजमेंट के अंदर, जहाँ आपके जो भी ऑनर्स हैं उस तक कन्वे करनी है। अच्छा, कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब आपने बहुत अच्छा रखना है। कम्युनिकेशन ऑफ दोज रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम आपका अच्छा होगा तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर होती रहेंगी। इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोसेस टू क्रिएट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज़, कि आपने इम्प्रूवमेंट करनी है तमाम प्रोसेस के अंदर ताकि उन लोगों की एक वैल्यू बने वो आपका। क्योंकि आपने जब भी कोई चीज़ अर्न करनी है, प्रॉफिट करना है, तो उन प्रॉफिट के अंदर बहुत सारे आपके एलिमेंट्स होते हैं जो आपको साथ लेके चल रहे होते हैं। ये भी आपकी जो पार्टीज़ होती हैं आपने इनको साथ लेके चलना होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या था, नीड एंड एक्सपेक्टेशन होता है कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी का इन्हिसार मौजूदा जो आपके ना मुस्तकबिल की ज़रूरियात, सार्फिन की तवक्कुआ बशमूल इख्तितामी सार्फिन एंड यूज़र जो है ना, इनकी आपने ज़रूरियात को पूरा रखना है। और जितनी भी आपके साथ काम करने वाली जमातें हैं, ठीक है, इनको आपने सेटिस्फाई रखना है, इनकी बात को आपने सुनना है। इंतज़ामिया जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो उनको चाहिए कि इनकी तमाम तवक्कुआत जो जायज़ तवक्कुआत हैं ना उनको आप पूरा करें और तजावज़ करने की कोशिश ना हो। मतलब इनको आपने या तो बाईपास नहीं करना, ठीक है, या डिले नहीं करना। जहाँ पे भी ज़रूरत है आपने इनकी बात सुननी है और सुनने के बाद इनको आपने सेटिस्फाई करना है। कन्फॉर्मेंस है, ड्यूरेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, डिलीवरी है, ये चीज़ें आपने मतलब लाजमी देनी है, ठीक है। कन्फॉर्मेंस आपकी होनी चाहिए, डिपेंडेबिलिटी है, उसके बाद अवेलेबिलिटी है, डिलीवरी है, पोस्ट रियलाइजेशन एक्टिविटी है, प्राइस एंड लाइफ साइकिल कॉस्ट है। इन चीज़ों को आपने ज़रूर साथ साथ देखना है। डिफाइन द कस्टमर एंड यूज़र नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड आइडेंटिफाई इट्स कस्टमर इंक्लूडिंग द पोटेंशियल कस्टमर। आपने जितनी भी आपके कस्टमर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। डिटरमाइन की प्रोडक्ट है आपने करेक्टरिस्टिक फॉर द कस्टमर एंड यूज़र, जो भी उसके प्रोडक्ट के आपके करेक्टरिस्टिक आपने उसको वज़ा करना है। आइडेंटिफाई एंड एक्सेस द कंपटीशन इन टू द मार्केट इन इट्स मार्केट। मतलब आपने जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो इसके आपको पता है कि मार्केट के अंदर कंपटीटर भी मौजूद होते हैं, ठीक है जी। फिर आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज वीकनेस एंड फर्दर कम्पिटिटिव एडवांटेज। आपने कोई भी चीज़ बनाई है ना, आपने उसकी वीकनेस भी शो करनी है, आपकी उसके फ्यूचर जो कम्पिटिटिव एडवांटेज है उसे क्योंकि जब आप अपनी चीज़ की जो वीकनेस है ना उसको आप रीड नहीं करेंगे, ग्रिप नहीं करेंगे, तो उसका जो फ़ायदा होगा आपका जो कंप्यूटर वो ले लेगा वो मार्केट में। फिर आपका जो कमज़ोरी, इसी कमज़ोरी को आप पकड़ के वो अपनी चीज़ को आगे ले आएगा। तो आपने अपनी जो वीकनेस इसका भी आपने एनालिसिस करना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को शनाख्त, काम के इत्मीनान, काबिलियत और इल्म की तरक्की के लिए लोगों की ज़रूरियात और तवक्कुआत की भी निशानदेही ही करनी है, ठीक है, करना है। इस तरह ये होगा कि जो भी आप जिस बात को यकीनी बनाने के लिए मदद देती है, लोगों की शमूलियत हौसला अफजाई भी होगी और इससे क्या होगा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक नाम बनता जाएगा। फिर साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मालियाती और दीगर नतैज की भी वजाहत करनी चाहिए। जो मालकान और सरमायाकारों की शनाख्त शुदा ज़रूरियात की तवक्कुआत दोनों फ़रीक़ैन के लिए कदर पैदा करने के लिए इंतज़ामिया को सप्लायर के साथ शराकत दारी कायम करना, मुमकिन फ़वाइद पर गौर करना चाहिए, ठीक है जी। जितने भी उसको बेनिफिट्स हैं ना, इस हवाले से भी उसको चाहिए कि जी उसके साथ आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है, ठीक है जी। तो उसको भी आपने लाजमी देखना। हकदार जो आपका है मुश्तरका हिम्मती अमली की तारीफ़ करें, उनकी आपने मतलब अगर वो अच्छा काम करते हैं तो आपने उसकी इसके ऊपर तारीफ़ भी करनी है। फिर उसके साथ जो ख़तरात हैं, ठीक है जी, प्रॉफिट के रिलेटेड चीज़ें हैं, इसको भी आपने इसके साथ साथ देखना है। शराकतदारी कायम कर वक्त एक तंजीम जो है ना उसको क्या करना चाहिए, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ना अगर वो शराकतदारी करती है तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी एलिमेंट्स हैं। कहता कि आइडेंटिफाई द की सप्लायर, ठीक है जी। आपने आइडेंटिटी जो की सप्लायर हैं ना आपके, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें मार्केट से भी लेते हैं, कुछ आप रेगुलर सप्लायर से भी चीज़ें आप ले रहे होंगे, हो सकता है आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इम्पोर्ट कर रहे हैं चीज़ें। कॉन्ट्रैक्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आर पोटेंशियल पार्टनर्स, ये दोनों आपके पोटेंशियल पार्टनर्स के तौर पर आपको काम देंगे। फिर जॉइंटली इस्टेब्लिश अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, आपने मिलकर एक म्यूचुअल आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। jointly establish a clear understanding of the partner need expectation and set goals, आपने इनके गोल सेट करना है to ensure the opportunities for the continuing partnership। अपनी पार्टनरशिप को मज़ीद आपने आगे लेके जाने के लिए ना आपने इसके ऊपर अपनी पॉलिसी वज़ा करनी है। अच्छा जी, इन कंसिडरिंग इट द रिलेशनशिप विद द सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड
डिमॉन्स्ट्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से भी आपने जो भी आपकी पॉलिसी है उसको वज़ा करें। ये एक बहुत अहम यूज़ है। उसमें कहता है कि कंसीडर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इंक्लूड कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अगर कोई भी चीज़ आप बना रहे हो सकता है उसका आपका डायरेक्ट एनवायरमेंटल के साथ इम्पैक्ट कर रहा हो, ग्रीन जो है हमारा ग्रीन हाउस उसको इम्पैक्ट कर रहा हो, उसके हवाले से एनर्जी के हवाले से नेचुरल रिसोर्स आप यूज़ कर रहे हैं उसके हवाले से हो सकता है। आइडेंटिफाई द एप्लीकेबल अथॉरिटीज़ एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, इसको भी आपने लाजमी आइडेंटिफाई एप्लीकेबल स्टेटूटरी एंड स्टेटूटरी मतलब कानूनी आपने जो है ना रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। आइडेंटिफाई द करंट एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, उसके ऊपर जो भी आपका पोटेंशियल इम्पैक्ट है उसको आपने देखना है। लोकल कम्युनिटी के हवाले से पार्टिकल्स उनको आपने देखना है। आइडेंटिफाई डिफाइन द नीड्स एंड एक्शंस फॉर इम्प्रूवमेंट दीज एरियाज, जितनी भी आपने एरिया डिस्कस की है इसके अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट हो सकती है उसके हवाले से जो भी आपकी है ना स्टेटूटरी जो आपकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं आ जाते हैं। नेक्स्ट में वो जो बात कर रहा है स्टेटूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, कानूनी तकाज़े जो होते हैं ना उस हवाले से करता है कि मैनेजमेंट को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि तंजीम को कानूनी रेगुलेटरी ज़रूरियात का इल्म हो, उसको इसके बारे में पता होना चाहिए। जो मसनूआत अमल सरगर्मियों पर लागू होता है उसको आप देखें। कानूनी और रेगुलेटरी तकाज़ों के जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने मेयार को पूरा करने के लिए इसे मना नहीं करना चाहिए, मतलब इससे अवॉइड नहीं करना चाहिए। जो भी आपके कानूनी तकाज़े हैं आपने इसको ज़रूर पूरा करना। कंस्टिट्यूशन शुड आल्सो बी गिवन, आपने बेनिफिट टू इंटरेस्टेड पार्टीज फॉर एक्सीडिंग द कंप्लाइंस को आपने लीड करने के लिए बढ़ाने के लिए जो आप बेनिफिट्स देने हैं वो आप उनको दें। रोल द ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिटी इंटरेस्ट, उस हवाले से आपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपना रोल पूरा करना चाहिए। प्रमोशन एंड एथिकल इंटरप्रिटेशंस एंड इफेक्टिव कंप्लायंस विद द करंट एंड प्रोस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना चाहिए। फिर आ जाता है ये ISO 9000 के अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो रिक्वायरमेंट एंड क्वालिटी पॉलिसी अब आ जाती है। यहाँ पे क्वालिटी पॉलिसी के बाद आपने क्वालिटी पॉलिसी वज़ा करने के हवाले से आपने जो भी एलिमेंट्स उसको आपने देख लेना है कि जी अप्रोप्रिएट द प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, and includes the community कमिटमेंट टू द कंपनी विद द रिक्वायरमेंट एंड कंटिन्यू इम्प्रूव, जो इफेक्टिवनेस है उस हवाले से देखना है। प्रोवाइड द फ्रेमवर्क आपने देना है। एस्टेब्लिशिंग एंड रिव्यूइंग द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, उसके अंदर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स आपने रिव्यू कर लेने हैं। फिर आ जाता है ये कम्युनिकेटेड एंड अंडरस्टूड विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड इज रिव्यूड फॉर द कंटिन्यूस स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी जो आपने क्वालिटी पॉलिसी का मेयार सेट किया है उसकी स्टेबिलिटी के लिए आपने काम। फिर आ जाता है ये क्वालिटी पॉलिसी, तो उसके अंदर कहता है कि जी जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ना उसकी जो भी ज़रूरियात है उसको भी साथ साथ लेके चलना है। कभी एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या उसके अंदर कह रहे थे। ये एक्सपेक्टेड लेवल जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो आपकी क्वालिटी पॉलिसी के अंदर आपका उसका जो एलिमेंट उसको आपने देखना है। एंड नीड्स ऑफ अदर इंटरेस्टेड पार्टीज, उसकी ज़रूरियात को भी देखना है। अपॉर्चुनिटीज एंड नीड्स फॉर द कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट के हवाले से है। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ सप्लायर एंड पार्टनर के हवाले से एंड इफेक्टिवनेस फॉर्मुलेटेड एंड कम्युनिकेटेड क्वालिटी पॉलिसी शूड के अंदर वो बात कर रहा है जी टू बी कंसिस्टेंट विद द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर। आपने अपना जो विजन है ना उसको आपने वज़ा करना है। मेक क्वालिटी ऑब्जेक्टिव अंडरस्टूड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। डिमॉन्स्ट्रेट द टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट्स एंड टू द क्वालिटी एट द प्रोविजन ऑफ द एडुकेट रिसोर्सेज फॉर इट्स द अचीवमेंट है। प्रमोट कमिटमेंट है टू द क्वालिटी एट ऑल द लेवल, ठीक है जी, हर लेवल के आपने अपनी कमिटमेंट को पूरा करना है, प्रमोट करना है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड क्लियर लीडरशिप आपकी होनी चाहिए टॉप मैनेजमेंट से, मतलब आपने उसको वज़ा करना है, मतलब ये नहीं कि नीचे लेवल पे नहीं देना, टॉप मैनेजमेंट के हवाले से आपने इन चीज़ को देखना है। एड्रेस द कंटिन्यू इंप्रूवमेंट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आपने एक तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है और आपने जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का जो एलिमेंट है वो भी क्वालिटी पॉलिसी के अंदर आपका नजर आना चाहिए। क्वालिटी पॉलिसी शुड बी पीरियडिकली रिव्यूड एंड रिवाइज्ड, क्योंकि जब भी क्वालिटी पॉलिसी बनती है इसको आपने देख लेना है कि किस हिसाब से आपने इसको दोबारा रिव्यू करना है, क्योंकि वक्त के साथ चीज़ों को रिव्यूज़ करते रहना चाहिए ताकि आपका जो कंटिन्यू इंप्रूवमेंट का एलिमेंट है वो पूरा हो सके। फिर कहते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग के हवाले से आ जाती हैं जी, के जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके ऊपर वो बात कर रहा है कि आपके जो क्वालिटी उसके अंदर कहता है कि मैनेजमेंट इस बात को यकीनी बनाएगी कि मेयार के मकासद बशमूल मसनूआत की ज़रूरियत को पूरा करने के लिए ज़रूरियात तंजीम के अंदर मुतलका अफ़ाल और सतह पर कायम हो, ठीक है। मेयार के मकासद जो है ना पैमाइश और मेयार की पॉलिसी के मुताबिक होने चाहिए। जो आपकी पॉलिसीज है ना क्वालिटी पॉलिसी उसके आपके मुताबिक आ जाता है। ये कहता है कि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए। वो कहता है कि तंजीम के मकासद की जो भी आपने ना हिकमत अमली बनाई है, आपने जो प्लानिंग बनाई हुई है इस दौरान कायम किया जाना चाहिए। इन्हें
जब आपने बनानी है ना क्वालिटी पॉलिसी, इसी दौरान आपने इसकी मनसूबाबंदी बनानी है। इन जो मेयार की जो पॉलिसी है ना, आपके जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, इसे पॉलिसी के मुताबिक होने चाहिए और नापने के काबिल होने चाहिए। मतलब आपने उसको जो भी मेजरेबल आपने ना बनाना है, ठीक है। इन मकासद को कायम करते वक्त इंतजामिया की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना मौजूदा और मुस्तकबिल की ज़रूरियत को पेशे करदा मार्केटों पर गौर करना चाहिए। आपने जिस मार्केट के साथ आपने फर्दर काम कर रहे हैं ना, उसको भी आपने ज़रूर देखना है। मैनेजमेंट को जायज़ों, मौजूदा प्रोडक्ट और प्रोसेस की कारकर्दगी, तमाम दिलचस्पी रखने वाली जमातों के इत्मीनान की सतह पर गौर किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने ज़रूर देखना है कि जी आपने इंटरेस्टेड जो पार्टीज़ हैं उनकी जो सेटिस्फेक्शन है के हवाले से आपने देखना है, ठीक है जी। प्रोसेस परफॉर्मेंस के हवाले से चीज़ों को आपने देखना है। अहदाफ जो आपने टारगेट्स हैं अपने पूरा करने के लिए टारगेट सेट किए होते हैं ना, तो उनके हवाले से आपका पता आपको तयन होना चाहिए कि आपने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस बंदे को दी हैं, कौन सी पॉलिसी आपने वजह कब किस वक्त की थी, ताकि तो तमाम आपके मुतलका लोगों को ताकि जो पॉलिसीज़ हैं वजह होनी चाहिए। लोगों को इन मकासद को अपनी इनफरादी शराकत में तर्जमा करने के काबिल होना चाहिए। मतलब इन चीज़ों को रीडेबल होना चाहिए। जितनी भी आपके साथ काम बंदे कर रहे हैं ना, इन चीज़ों को आप इस तरह डिज़ाइन करें ताकि हर बंदे तक इसकी एक्सेस हो सके। टॉप मैनेजमेंट के हवाले से अगर पाकिस्तान में है तो आप इंग्लिश में बनाएं, अगर नीचे वाले लेवल को उनको उर्दू में ट्रांसलेट करके दें ताकि वो आसानी से इन चीज़ों को समझ सकें। फिर कहता है रिक्वायरमेंट्स क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्लानिंग के हवाले से बात कर रहा है, तो आ जाते हैं टॉप मैनेजमेंट शैल इंश्योर आपने किस तरह करना है। कि कहता है प्लानिंग ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज़ कैरिड आउट इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट एज वेल एज क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। तो आपने इन रिक्वायरमेंट को क्वालिटी ऑब्जेक्टिव की तरह आपने लेके चलना है। द इंटीग्रिटी ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज़ मेंटेन्ड व्हेन चेंजेस टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्लान द इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। फिर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्लानिंग के हवाले से वो बात कर रहा है। उसके अंदर वो कहते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को मनसूबाबंदी ज़रूरियत को पूरा करने के साथ साथ मेयार का मकसद इसको भी आपने साथ पूरा करना है। इसके अंदर आ जाता है जी आपकी जितनी भी इसके अंदर जो सरगर्मियाँ हैं आपने वो मनसूबाबंदी के हवाले से नाफज की होंगी। क्वालिटी प्लानिंग है मैनेजमेंट सिस्टम का लाजमी यूज़ होने, जो आपका क्वालिटी प्लानिंग है ना, बेसिकली इसको आपने ये क्वालिटी प्लानिंग जो है ना, आपने इसको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ लाजमी आपने मुंसलिक करना है। इसके साथ आपने इंटरलिंक ज़रूर इसके साथ करना है। तो ये प्राइमरी इनपुट क्वालिटी प्लानिंग के अंदर के नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर एंड इंटरेस्टेड अदर पार्टीज़ के हवाले से वो बात कर रहा है। वो जो ही चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़ी हैं तकरीबन सारी मिलती जुलती हैं, इसको आप एक दफ़ा पढ़ लें। परफॉर्मेंस के हवाले से, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के हवाले से इसको देखना चाहिए। पॉलिसी के अंदर परफॉर्मेंस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में होना चाहिए। फिर जी लेसन लर्नड फॉर द प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपने जो भी लास्ट एक्सपीरियंस होते हैं ना उसको भी आपने साथ साथ लेके चलना है। आपने मैनेजमेंट के हवाले से इसको कहते हैं FME, फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस के अंदर क्या क्या होता है कि आपने जो प्रीवियस एक्सपीरियंस के अंदर आपने कोई लॉस किया है, कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, उसको साथ साथ आपने लेके चलना ताकि नए आने वाले बंदों को ये आपने प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में बता दें। अपॉर्चुनिटीज फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन जो है ना उसके हवाले से ये बात कर रहा है। फिर रिक्वायरमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज़। अब नेक्स्ट वो बात कर रहा है जी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो अथॉरिटी के हवाले से या कम्युनिकेशन के हवाले से, उसके ऊपर वो बात करना चाह रहा है। Subscribe my YouTube channel and press bell icon. Top management shall ensure the responsibility and authorities are defined and communicated within the organization. फिर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव है, उसके बारे में बात कर रहा है जी। आपका जो भी टॉप मैनेजमेंट के हवाले से बंदा है ना, पॉइंट आपने किया है जी, उसने जो भी रिप्रेजेंटेटिव आपका वो वाज़ेह होना चाहिए। जो भी जनरल मैनेजर के हवाले से, डायरेक्टर के जो भी बंदा है उसको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाज़ेह होनी चाहिए, JDs इसकी क्लियर होनी चाहिए। Ensure that the process need for the quality management system and establish implemented and maintained। अगर क्वालिटी मैनेजमेंट QMS के हवाले से है जी, QMS कोऑर्डिनेटर के तौर पे बंदा काम कर रहा है या GM QA के हवाले से है, मतलब जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा बंदा उसको आपने पॉलिसी इसके अंदर वाज़ेह करना है। रिपोर्टिंग एंड to the top management on the performance of the quality management system and any need improvement के आपने किस बंदे को टॉप मैनेजमेंट के अंदर आपने रिपोर्टिंग करनी है उसके हवाले से, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से होगी, बेशक आपकी इंप्रूवमेंट के हवाले से होगी। Ensure the promotion of awareness of the customer requirement through the organization, उसके अंदर आपने प्रमोशन अवेयरनेस के हवाले से कस्टमर की रिक्वायरमेंट को भी देखना होता है। उसके अंदर नोट के अंदर बात कर रहा है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव कैन इंक्लूड द लिजान विद द, मतलब लिजान के तौर पे वो काम कर रहा है। एक्सटर्नल पार्टीज़ है ऑन द मैटर
रिलेटिंग टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के कोई भी मैटर है आपके आउटसाइड के ऊपर, तो एज ए लिसान कि वो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी करेगा। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन जर्नल के अंदर वो बात कर रहा है जी। मैनेजमेंट के मतलब इंतज़ाम जो ऑर्गेनाइजेशन है ना कि निज़ाम की वजाहत और नफाज करना चाहिए ताकि एतमाद फराहम किया जा सके कि तंजीम जो भी ऑर्गेनाइजेशन है दिलचस्पी रखने वाली जमातों की ज़रूरियात और तवक्कुआत को पूरा कर सकती है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपने साइज़ है, उसके कल्चर है, उसकी प्रोडक्ट्स के हवाले से भी आपकी मुताबिक होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो मेन पॉइंट वो कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ इम्प्रूवमेंट प्लान है, ठीक है। स्किल एंड नॉलेज के हवाले से क्या है, इम्प्रूवमेंट अप्रोचेज मेथडोलॉजी आपकी है एंड टूल्स है, अदर सोर्सेज आपकी कौन से आपकी नीड्स हैं, कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है, अल्टरनेटिव प्लानिंग क्या आपकी है, इंडिकेटर जो है परफॉर्मेंस के हवाले से वो उसकी अचीवमेंट आपने किस तरह करनी है। फिर कहते हैं जी नीड फॉर द डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड, मेन आपका जो है डॉक्यूमेंटेशन QMS की डॉक्यूमेंटेशन आपका एक मेन सिस्टम है। ISO के अंदर ज़्यादा मेन जो आपका फोकस है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी होगा, उसके हवाले से। अच्छा प्लानिंग है जी, आउटपुट शुड बी रिव्यूड, अच्छा जी आपकी जो आउटपुट्स है उसके हवाले से आपकी जो क्वालिटी पॉलिसी वजह होनी चाहिए। फिर क्या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव आपका उसको आपने लाजमी इसके अंदर शामिल करना है। क्वालिटी पॉलिसी है जी आपकी एंड क्वालिटी ऑब्जेक्टिव है, नीड एंड एक्सपेक्टेशन इंटरेस्टेड पार्टीज़ की आपने पूरी करनी है। रेलिवेंट सेटरेटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कानूनी आपने जो भी कम्युनिकेशन है उसको आपने लाजमी पूरा करके चलना है। स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन का उसके हवाले से, एनवायरनमेंट्स के हवाले से आपने उसके जो रिसोर्सेज उसके हवाले से इसके अंदर डिस्कस कर लेना है। अदर मैनेजमेंट सिस्टम जो भी उसके अलावा अदर मैनेजमेंट QMS के अलावा जो मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं उसकी इंप्रूवमेंट के हवाले से बात करें तो वो भी इसके अंदर आपने ज़रूर देखनी है। फिर कहता है कि टॉप मैनेजमेंट शुड डिफाइन द कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने जो कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने वजह इस तरह करनी है कि जो भी आपकी अथॉरिटीज़ है ना जिसको आपने इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द मेंटेन, जो बंदा भी इस चीज़ को मेंटेन करता है इसको साथ लेके चलता है, ठीक है, तो उसके हवाले से आपकी जो भी पॉलिसी है वजह होनी चाहिए ताकि तमाम लोगों को इख्तियारात और जिम्मेदारियाँ दी जानी चाहिए। हर लेवल का जो बंदा है ना उसको पता होना चाहिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी हद क्या है, ठीक है जी, मेरी जो इख्तियारात हैं वो कौन क्या क्या हैं, ताकि वो मेयारी मकासद के हसूल के लिए मदद कर सके। इख्तियारात और जिम्मेदारियों की तफवीज़ पूरी तंजीम में लोगों की शमूलियत और वाबस्तगी कायम करने में मदद देती है। कि मतलब जो भी आपकी कमिटमेंट्स हैं ना, आप जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ना किसी बंदे को, तो उससे क्या होगा कि आपके हर बंदे की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, उसको पता होगा कि मैंने ये अपनी लिमिट्स के अंदर क्या क्या काम करने हैं। फिर कहते हैं मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव के हवाले से करते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अमल को संभालने, मॉनिटर करने, अंदाज़ा लगाने, मरबूत करने, मैनेजमेंट के नुमाइंदे मुकर्रर किए जाने और इन्हें आला इंतज़ामिया के ज़रिए इख्तियार दिए जाए। तकर्री का मकसद क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को मौसर ऑपरेशन के ज़रिए चलाना है। इसका मकसद है कि आपका जो प्रोसेस है ना एक सिस्टम अच्छी तरीके से लेके चले। जब हम हर बंदे को एक आप लिमिट्स दे देंगे, इख्तियार दे देंगे, तो क्या करेगा आपके सिस्टम को बड़ी अच्छे तरीके से रन करना शुरू कर देगा। फिर वो कहता है कि जी आपका आ जाता है कि रिक्वायरमेंट इंटरनल कम्युनिकेशन, फिर कंपनी के अंदर जो इंटरनल कम्युनिकेशन के हवाले से बात कर रहा है कि टॉप मैनेजमेंट को भी अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन प्रोसेस इस तरह का इस्टेब्लिश करना चाहिए कि आपके लिए जो कम्युनिकेट करना है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन वो एक आसान हो। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इसको ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी वर्किंग की है और आपके लिए बहुत आसान उसने बना दी है जी। इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर आता है कि मैनेजमेंट है ना उसने क्या करना है कि इम्प्लीमेंट प्रोसेस की जो इम्प्लीमेंटेशन वो इतनी आसान कर देता है कि ताकि कम्युनिकेशन जो क्वालिटी की है ना आपकी उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स, उसके ऑब्जेक्टिव जो आपकी है ना वो पूरे हो जाते हैं। फिर कहता है कि इंफॉर्मेशन आपकी बिकम रिसोर्स, आपकी जो भी मालूमात होती हैं ना जो रिसोर्सेज होती हैं वो इम्प्रूवमेंट के लिए आपके साथ आगे आगे प्रोसेस को लेकर चल रही होती हैं। उसके अंदर हम मिसाल देता है कि टूल फॉर कम्युनिकेशन इंक्लूड, आपने जो भी टूल यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के हवाले से आपने वो ब्रीफ करना है। टीम से ब्रीफिंग्स एंड अदर मीटिंग्स है, आप मीटिंग्स के अंदर बेशक आप ये काम कर सकते हैं, नोटिस बोर्ड के ज़रिए कर सकते हैं, इन हाउस जर्नल्स के ज़रिए कर सकते हैं, मैगजीन्स के साथ कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाता है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट रिव्यू, फिर आपकी जो मैनेजमेंट रिव्यू का रिक्वायरमेंट है उस हवाले से वो बात कर रहा है। आपकी टॉप मैनेजमेंट तंजीम को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जायज़ा लेगी, मनसूबा बंदी है ना आपको वक्फों से, ताकि इसमें मुसलसल एक तरह मुनासबत आ जाए, ठीक है जी। और इसके तस्वीर को बेहतर बनाने के लिए जो जर्नल जो आपके अंदर इसके जायज़े हैं ना इसमें बेहतरी के मौक़े को ज़्यादा लिया जाएगा। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में तब्दीलियों की ज़रूरत बशमूल क्वालिटी पॉलिसी और मेयार के मकासद शामिल होंगे। इंतज़ामी जायज़ों से रिकॉर्ड को बरकरार रखा जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से जो भी आपका रिकॉर्ड है ना उसको भी आपने ज़रूर मेनटेन रखना है। फिर रिव्यू इनपुट के अंदर आ जाता है जी रिजल्ट एंड ऑडिट है।
आपके आउटपुट के रिजल्ट्स क्या हैं, उसके ऑडिट क्या है, कस्टमर की फीडबैक क्या आई है, उसको आपने देखना है। प्रोसेस परफॉर्मेंस क्या था, प्रोडक्ट की कंफर्मिटी क्या थी, स्टेटस क्या था जी ऑफ प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव एक्शन आपने क्या लिया जी। आपने प्रिवेंटिव और करेक्टिव एक्शन बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं। फॉलो अप एक्शंस क्या हैं आपके जी। फिर मैनेजमेंट के रिव्यूज़ क्या हैं, चेंजेस दैट कुड अफेक्ट द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, रिकमेंडेशन एंड इम्प्रूवमेंट के हवाले से आ जाती बात। तो लेक्चर थोड़ा सा क्योंकि लंबा था, इसलिए मेरी कोशिश है मैं जल्दी जल्दी इसको कवर आउट कर लूँ। मैनेजमेंट रिव्यू के अंदर फिर आपके जो जर्नल एंड रिव्यू इन आउटपुट से आ जाती है ना, मोटा सा आपको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके अंदर कहता है कि जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है ना, तो वो कारकर्दगी का अंदाज़ा होता है कि तस्दीक होती है कि मेरी पॉलिसी और मकासद मुतय्यन है आपके। इसके अलावा इंतज़ामिया जायज़ा लेगी कि अमल के अंदर जो भी सरगर्मियाँ आपने तजिया किया है, जिससे चीज़ें तब्दीली की ज़रूरत है, आपने उसके अंदर ज़रूर चेंजिंग करनी है। ठीक है, मेयार के निज़ाम को बेहतर तरीके से बनाने के लिए जो भी पॉलिसी वज़ा करनी है, उसके ऊपर भी आपने गौर करना है। फिर उसके अंदर आ जाता है जी, इसके जो पॉइंट्स हैं, कहते हैं कि रिजल्ट फ्राम ऑडिट, आपके जो ऑडिट किए थे उसके क्या रिजल्ट हैं, उसके ऊपर आपने देखना है। थर्ड पार्टी ऑडिट करना है, कस्टमर का ऑडिट करना है, फीडबैक लेनी है, मेजरमेंट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन के हवाले से आपने काम करना है। परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस की अगर आपकी ज़रूरत है उसके ऊपर आपने काम करना है। एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्ट कन्फॉर्मेंस, उसके एनालाइज करें। स्टेटस करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटेशन के ऊपर आपने वर्किंग करके देनी है। स्टेटस ऑफ एक्शन आइटम्स फ्राम द प्रीवियस एंड रिव्यूज, चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन असम्पशन, फॉर एग्जांपल कह रहा है कि दोज अराइजिंग फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज है। आउटपुट मतलब कोई भी नई चीज़ मार्केट के अंदर आई है, आपने उसको भी साथ साथ लेके। फिर एडिशनल इनपुट्स के अंदर आ जाता है सेल्फ एंड रिजल्ट्स ऑफ सेल्फ असेसमेंट के हवाले से आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसी वज़ा करनी है। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है, उनकी मेजरमेंट्स को पूरा करना है। मार्केट पेस है, एवोल्यूशन आपने इसके साथ साथ करते रहने हैं। बेंच मार्किंग एक्टिविटीज़ है, परफॉर्मेंस ऑफ सप्लायर है, अपॉर्चुनिटीज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, स्टेटस ऑफ आपके जो पार्टनरशिप है ना, उसके हवाले से वो बात कर रहा है। फिर फाइनेंशियल इफेक्ट है आपका क्वालिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़, क्योंकि जब आप क्वालिटी मेयार देते हैं तो आपके ऊपर सिंपल सी बात है फाइनेंशियली अफेक्ट तो वो करेगा। इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस रेलिवेंट टू द स्टेटूटरी, मतलब कानूनी जो भी आपकी कारागोई है उसके हवाले से वो बात कर रहा है। रिक्वायरमेंट इस चीज़ को बार बार वो रिपीट कर रहा है, तो कह रहा है कि फिर रिव्यू आउटपुट पे अगर आते हैं तो उसके अंदर वो बात कर रहा है जी मैनेजमेंट का जो रिव्यू है ना, ये भी फैसले होंगे कि जी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इस अमल की तस्वीर में बेहतरी लाए। ठीक, द वैल्यू ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस है, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस दोनों की, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज की बात करता है, एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट एंड टाइम इन मार्केट, मैनेज रिस्क मैनेज के हवाले से। फिर कंप्लाइंस विद द रेलेवेंट स्टेटूटरी, मतलब कानूनी तकाज़ों को पूरा करना है। प्लानिंग फॉर द फ्यूचर रिसोर्सेज के हवाले से वो बात कर रहे हैं। मतलब उसका अपनी ऑब्जर्वेशन है वो, और उसकी सजेशन है, रिकमेंडेशन में वो कह रहा है कि इन अमाल को फैसलों को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए कि ताकि पेशरफ्त की निगरानी को आसान बनाया जा सके। इसके बाद जायज़ों में इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इंतजामी जायज़ा लेने के लिए अमल का असरअंदाजी के लिए जायज़ा लिया जाए ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसमें बेहतरी की बनाया जा सके। मतलब इसके अंदर अगर जो भी नेसेसरी आपकी इम्प्रूवमेंट है ना, तो उसके ऊपर भी काम हो सके। Please support me with subscribe my YouTube channel. Also like and share my video. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।